साथियों, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पाठशाला में। आज हम लोग जो छूटे हुए टॉपिक है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि जो छूटे हुए पार्ट थे उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग उस वीडियो में सिर्फ ये देखे थे कि कौन सी ग्रंथियाँ कहाँ पे पाई जाती है, लेकिन आज हम लोग ये देखने वाले कि कौन सी ग्रंथियों से कौन सी बीमारी संबंधित है और उस बीमारी को नियंत्रित करने में कौन सा ग्रंथियाँ कामगार होती है। ठीक है, तो ये वीडियो अति महत्वपूर्ण हो गया आप लोग के लिए। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने हुए रहेगा ताकि पूरा का पूरा ये टॉपिक समझ पाए, क्योंकि जितने भी एग्जाम में अंतःस्रावी ग्रंथियों से बनने वाले सवाल होंगे वो सबके सब इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम में आप दीजिएगा तो कहीं भी ये सवाल छूटने वाले नहीं है अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने हुए रहिएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो सबसे पहला बात आया था आपका खोपड़ी के बारे में। तो खोपड़ी में कितनी ग्रंथियाँ पाई जाती थी? 3। एक था पीयूष ग्रंथि, एक था हाइपोथैलेमस ग्रंथि और एक क्या था आपका पीनल ग्रंथि। ठीक है, तो कहा जाता है कि शरीर का तीसरी आँख किसे कहा जाता है? तो तीसरा आँख किसे कहा जाएगा? पीनल ग्रंथि को, जो हमारे खोपड़ी के ठीक पीछे पाया जाता है, यानी उसको जैविक घड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो गया पीयूष ग्रंथि। क्या है आपका? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि का काम क्या होता है? तो पीयूष ग्रंथि यानी सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा रखा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा। फिर दूसरा सवाल ये बनेगा कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोला जाता है वृद्धि हार्मोन। तो पूछा जाता है कि वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यानी कहा जाता है उसमें क्या है कि अगर हार्मोन ज़्यादा निकल गया वो तो भीमकाय होगा, अगर हार्मोन कम निकला तो क्या हुआ? उसमें बौनापन हुआ। ठीक है, फिर बोला जाता है कि सभी ग्रंथियों को नियंत्रण कौन सा रखता है? तो पीयूष ग्रंथि रखता है। पीयूष ग्रंथि को और क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है और एक पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है। फिर बोला जाता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होगा? तो आपका पीयूष ग्रंथि होगा। ठीक है, तो सभी चीज़ समझाएं तो चलिए एक बार फिर से बोर्ड पर लिख देते हैं। तो आइएगा पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो बोला गया कि पीयूष ग्रंथि का काम क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का काम क्या है? तो पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? तो वृद्धि हार्मोन निकलता है। सर कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन अगर ज़्यादा हो गया यानी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, कौन सा? ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो क्या होगा? भीमकाय होगा। सर क्या होगा? भीमकाय, यानी बहुत बड़ा विशालकाय शरीर हो जाएगा। ठीक है, और अगर कम मात्रा में निकलेगा तो वृद्धि अगर कम होगा तो क्या होगा? बौनापन होगा। क्या होगा? बौनापन होगा। तो पूछा जाता है कि वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सा होता है? तो बौनापन होता है, और वृद्धि के हार्मोन के ज़्यादा होने पर क्या होता है? तो भीमकाय होता है। ठीक है, ये पहला सवाल था। फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि पीयूष ग्रंथि को और क्या कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को और मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड इंग्लिश में बोला जाता है, और इसी को और दूसरा भी बोल सकते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि होगा। ठीक है, तो पूछा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो ये था ये पीयूष ग्रंथि से संबंधित सवाल। ठीक है, फिर पूछा जाएगा सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो पीयूष ग्रंथि रखता है। ठीक है, फिर आगे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है? तो पूछता है कि एडीएच हार्मोन जो होता है किस ग्रंथि से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से। ये होता क्या है कि जब आप तनाव में होते, कभी कहीं पे आप तनाव में रह गए, क्या होगा? आप तनाव में हो गए। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि दो जैसे कहने मतलब इंडिया और पाकिस्तान में कोई मैच हो रहा है, लास्ट ओवर में कुछ मतलब ऐसा हुआ कि सिचुएशन बना हुआ जिसमें तनाव बना हुआ है खिलाड़ियों के ऊपर, मतलब बल्लेबाजों को भी और बॉलिंग वाले वाला भी। तो दोनों का जब तनाव बना हुआ रहता है तो उसमें क्या होता है कि बार बार उसमें मूत्र विसर्जन आता रहता है। ठीक है, तो बार बार जब मूत्र विसर्जन आते रहता है तो उसमें क्या होता है? तो एडीएच हार्मोन जो होता है आपका, एडीएच हार्मोन जो होता है काम करना धीरे धीरे उसमें कम कर देता है। ठीक है, तो समझिएगा, तो एडीएच हार्मोन रिलेटेड है किस ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से। इससे समझिएगा, इससे एक बीमारी होती है, उसको बीमारी का नाम क्या बोला गया है? तो बीमारी का नाम बोला गया है डायबिटीज इंसिडिपस बीमारी। कौन सा बीमारी? डायबिटीज इंसिडिपस बीमारी। तो बोला जाता है कि डायबिटीज इंसिडिपस बीमारी किससे संबंधित है? तो पीयूष ग्रंथि से। इससे एक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? तो एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। यानी जगह नहीं रहने के कारण आपको सिर्फ शॉर्ट में लिख दिए हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। कौन सा हार्मोन होगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन। फिर से देखिएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो पूछा था एंटी डायरेटिक हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका काम क्या होता है? तो डायबिटीज इंसिडिपस जो बीमारी होता है इसको नियंत्रित कर को रखता है, यानी मूत्र विसर्जन जो आता है बार बार, ये इसी के कमी से होते रहता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन से? एडीएच की हार्मोन से। ठीक है, फिर अगला आया था आपका हाइपोथैलेमस। कौन सा ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस का काम क्या है सर? तो हाइपोथैलेमस है शरीर का तापमान पर नियंत्रण कौन रखता है? हाइपोथैलेमस रखता है। यानी इसको मतीरे किराड़ भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतीरे किराड़ कौन सा ग्रंथि कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो तापमान को नियंत्रित करना। क्या बोला जाता है? तापमान को नियंत्रित करना। तापमान को नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, जैसे जितने भी फीलिंग्स वगैरह है, जितने भी आपका फीलिंग्स है सबके सब किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास है ना। नफरत प्यार सबके सब किसके पास होता है? हाइपोथैलेमस के पास। ये इसमें क्या होता है कि इसको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पूछा जाता है कि मास्टर ऑफ, क्या बोला गया है? मास्टर
मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन बनता है पीनल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? पीनल ग्रंथि। ये पीनल ग्रंथि क्या है सर? तो पीनल ग्रंथि खोपड़ी के ठीक पीछे पाया जाता है, यानी बोला जाता है कि तीसरी आंख किसे कहा जाता है? पीनल ग्रंथि को। तो यहाँ से अगला सवाल बनेगा कि तीसरी आंख जो होगा कौन सा? तो तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो तीसरी आंख को आपको पीनल ग्रंथि कहा जाता है। यानी सब रात को सभी ग्रंथियाँ सोती रहती है, तो कौन सा ग्रंथि आपका एक्टिव रहता है? तो पीनल ग्रंथि आपका एक्टिव रहता है। ठीक है, ये पीनल ग्रंथि में होता क्या है कि इसको जैविक घड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी। क्या बोला जाता है? तो जैविक घड़ी। यानी कहने का मतलब क्या हो, कितने बजे भूख लगे, कितने बजे प्यास लगेंगे। क्या होता है सुबह में ऑटोमेटिक अगर 6 बजे नींद खुलते हैं तो 6 बजे ही नींद खुलते हैं, ऐसा नहीं कभी 5 बजे खुल गया तो कभी 7 बजे, है ना। तो जो टाइम सेट करके रखा हुआ कौन रखता है आपका? तो ये आपका पीनल ग्रंथि रखता है। कौन रखता है? पीनल ग्रंथि। इसलिए इसको तीसरी आंख बोला जाता है। यानी जब ये दो आंख बंद रहती है तो कौन सा आंख आपका एक्टिव रहता है? तो पीनल ग्रंथि आपका एक्टिव रहता है। ठीक है, तो पूछा जाता है इसको क्या बोला जाता है? जैविक घड़ी, यानी बोल सकते हैं इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरी आंख कहा जाता है। फिर अगला ग्रंथि आगा आपका थायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि होगा? थायराइड ग्रंथि। ये हमारे गला में एच आकार का, तो पूछा जाता है यहाँ से कि बताइएगा एच आकार का जो ग्रंथि होता है कैसा आकार का? कैपिटल एच आकार का ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। इसमें होता क्या है तो आपको पता है सर कि इसमें एक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है यहाँ पे। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन पर नियंत्रण करना। किसको? थायरॉक्सिन हार्मोन काम क्या होता है? आयोडीन को नियंत्रित करना। तो पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा, यानी गलगंड रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आजकल ये सवाल नहीं आते हैं, ये क्योंकि बच्चा आदमी जानता है। तो एग्जाम में क्या होता है मॉडरेट किया हुआ क्वेश्चन आता है। तो पूछा जाता है कि बताइएगा मिक्सडीमा रोग। कौन सा रोग? मिक्सडीमा रोग। आपसे घेंघा रोग नहीं पूछेगा, कौन सा रोग पूछेगा? मिक्सडीमा रोग। तो पूछा जाता है कि मिक्सडीमा रोग जो है किस ग्रंथि से संबंधित है? तो ये क्या होगा आपका आंसर? थायराइड ग्रंथि से। फिर से कौन सा रोग? मिक्सडीमा रोग। तो मिक्सडीमा रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, फिर अगला बीमारी एक और आता है सर। अगला बीमारी एक होता है जड़ मानवता। क्या होता है? जड़ मानवता कहने मतलब क्या? मानसिक विकास को रुक जाना, जिसको कहते हैं भूंद बकाल जैसे हो जाता है, कोई तेज भी होता है पढ़ने में। तो मानसिक क्या होता है? मानसिक विकास जो होता है रुक जाता है, उसी को बोलते हैं जड़ मानवता। क्या बोलता है? जड़ मानवता। तो वो बीमारी जो होता है किस ग्रंथि से संबंधित है? तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, तो जड़ मानवता रोग किससे संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से। फिर पूछेगा मिक्सडीमा रोग किससे संबंधित है? तो थायराइड ग्रंथि से। फिर घेंघा रोग किससे संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, फिर यहाँ से एक सवाल और पूछा जाता है, बताइए उपचारिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जितने भी शरीर में उपचारिक क्रियाओं होती है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो उसका नियंत्रण करता है आपका थायराइड ग्रंथि करता है। कौन करता है? थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, इसको फिर से देखिएगा। थायराइड ग्रंथि से क्या होता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो आयोडीन को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ठीक है, फिर अगला पूछा जाता है कि उपचारिक शरीर में जो जितने भी उपचारिक क्रियाएं होती है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो थायराइड ग्रंथि करता है। इसका आकार कैसा होता है? तो एच आकार का होता है। ठीक है, फिर पूछेगा मिक्सडीमा रोग जो होता है वो किससे संबंधित है? तो थायराइड ग्रंथि से। फिर पूछेगा जड़ मानवता, यानी कहने का मतलब क्या वो निकला तो जड़ मानवता कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जड़ मानवता मतलब मानसिक विकास को रुक जाना, उसी को क्या कहा जाता है? जड़ मानवता। तो किससे संबंधित आपका? थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के बाद आया था पैराथायराइड, जो हमारे गला में दोनों तरफ दो जोड़ी पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैराथायराइड ग्रंथि कहता जाता है। क्या कहा जाता है? पैराथायराइड ग्रंथि। ये पैराथायराइड ग्रंथि काम क्या होता है? तो इससे एक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? याद कीजिएगा सर, इससे हार्मोन आपको उस क्लास में बताए नहीं थे, लेकिन ये भी बताए थे उस क्लास में कि पैराथायराइड ग्रंथि का काम होता है रक्त में कैल्शियम को हड्डी में नहीं, हड्डी में तो कुछ कर आपका कैल्शियम भरा हुआ, लेकिन हड्डी की बात नहीं कर रहे हैं, हमें किसकी बात कर रहे हैं? रक्त की। तो पूछा जाता है रक्त में कैल्शियम के नियंत्रित कौन करता है? तो आपको पैराथायराइड ग्रंथि करता है। तो वो कैसे सर? तो पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं कैल्सीटोसिन हार्मोन। क्या बोला जाता है? कैल्सीटोसिन हार्मोन बोला जाता है। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोसिन हार्मोन। कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ये सर कि पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? कैल्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। इसका काम क्या है? तो शरीर के रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करना काम किसका है? तो कैल्सीटोसिन हार्मोन का काम है। ये किससे निकलता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, अगला सवाल क्या बनता है? ये पैराथायराइड ग्रंथि के बाद ठीक है नहीं चाहिएगा, इधर लेफ्ट साइड में आपका होता है हर्ट के जस्ट बगल में ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है जिसको बोला जाता है थाइमस ग्रंथि। क्या बोला जाता है? थाइमस ग्रंथि। इस थाइमस ग्रंथि काम क्या है ये समझिएगा। ये थाइमस ग्रंथि से एक पार्ट जुटा हुआ है जिसको नाम है आपका टी लिम्फोसाइट। क्या जुटा नाम है? टी लिम्फोसाइट। ये इसको बारे में समझिएगा। टी लिम्फोसाइट कहने का मतलब क्या हुआ? सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन फिर से समझिएगा। टी लिम्फोसाइट जैसे कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा। एक क्या बोला गया? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बोला गया।
तो इसमें अब पहले सबसे आइएगा WBC में, किस में आता है WBC में। ये WBC का क्या होता है, WBC का दूसरा नाम होता है आपका इरेंथ्रोसाइट होता है, सॉरी WBC का नहीं RBC का नाम होता है, दूसरा नाम क्या इरेंथ्रोसाइट। इसका नाम होता है आपका लिम्फोसाइट होता है, क्या होता है आपका लिम्फोसाइट होता है, क्या होता है लिम्फोसाइट। पिछले क्लास में आपको ब्लड वाले क्लास में आपको बताया गया था कि RBC का दूसरा नाम क्या होता है इरेंथ्रोसाइट, उसी प्रकार WBC का क्या होगा लिम्फोसाइट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टी लिम्फोसाइट, यहाँ भी टी लिम्फो सॉरी यहाँ टी लिम्फोसाइट, यहाँ लिम्फोसाइट, दोनों में देखिए दोनों एक ही तरह के, सिर्फ थोड़ा सा अंदर यहाँ टी लग गया, वो क्या होता है समझिएगा। जैसे कहने का मतलब होता है WBC का क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स भी बोला जाता है। इसका काम क्या है तो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, यानी काम कर रोग को रोके हुए रहता है, यानी जितनी भी रोग संबंधित बीमारियां होगी जितने भी रोग होगी सबको सब क्या करेगा उसको नियंत्रित करने का काम किसका है WBC का। इसका दूसरा नाम क्या होता है लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है कि WBC का जो पालन पोषण होता है यानी जितनी भी रक्षा उसको करता है WBC को कौन करता है तो टी लिम्फोसाइट करता है, कौन करता है टी लिम्फोसाइट। तो इसीलिए सवाल पूछा जाता है यहाँ से कि थाइमस ग्रंथि का काम क्या है, तो थाइमस ग्रंथि का काम है रोग प्रतिरोध क्षमता को बनाए हुए रखना। इसको इस तरह से बोल सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, यानी इसको भी बोल सकते हैं शरीर का सैनिक, क्या बोला जाता है शरीर का सैनिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है शरीर का सैनिक। तो बोला जाता है कि शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है WBC को कहा जाता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहा जाता है WBC को ही कहा जाता है। तो थाइमस ग्रंथि का काम क्या है तो थाइमस ग्रंथि का काम है आपको रोग प्रतिरोध क्षमता को बनाए हुए रखना, ठीक है। फिर अगला आपको है एड्रिनल ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि आ गया एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो ठीक किडनी के ऊपर होता है, क्या होता है किडनी के ठीक ऊपर होता है। एड्रिनल ग्रंथि में क्या होता है कि इसमें दो भाग होता है, एक होता है बाह्य भाग, एक होता है अंतःभाग। क्या होता है एक बाह्य भाग होता है, एक क्या होता है अंतःभाग, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने मतलब एड्रिनल ग्रंथि हो गया, इसका बाह्य भाग क्या हो गया कोर्टेक्स, अंतःभाग क्या हो गया मेडुला हो गया। तो पूछा जाता है जैसे कहने मतलब आपको पता है सर कि एड्रिनल ग्रंथि से एक ही तो सवाल रटे हुए ही है, क्या रटे हुए हैं कि सर एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन निकलता है लड़ो या उड़ो हार्मोन, बस यही रटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये नहीं आता एग्जाम में क्या आता है कि बताइए क्या एक मेडुला हुआ और एक क्या हुआ आपका एक मेडुला होगा एक कोर्टेक्स होगा। तो पूछा जाता है कि मेडुला की एड्रिनल ग्रंथि कौन सा भाग है अंतःभाग है, फिर उसका कोर्टेक्स कौन सा भाग है तो बाह्य भाग है। इसमें दोनों दो सवाल बनेंगे, पहले क्या बनेंगे सबसे पहले आएगा आपका मेडुला, क्या आएगा मेडुला। तब पूछा जाता है कि एड्रेनिल हार्मोन कौन सा हार्मोन है, एड्रेनिल हार्मोन जो निकलता है किस एड्रिनल ग्रंथि के किस पार्ट से निकलता है तो मेडुला से निकलता है, किससे निकलता है मेडुला से। तो सर कोर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकलता है तो कोर्टेक्स आपको लाइफ सेविंग हार्मोन निकलता है, क्या निकलता है लाइफ सेविंग हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन लाइफ सेविंग हार्मोन। तो पूछा जाता है कि लाइफ सेविंग हार्मोन किससे निकलता है कोर्टेक्स से। ये होता है क्या लाइफ सेविंग हार्मोन कि अगर लाइफ सेविंग हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा तो 6 से 7 दिन में आदमी की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन। तो लाइफ सेविंग हार्मोन किससे निकलता है तो एड्रिनल ग्रंथि के कौन सा पार्ट से कोर्टेक्स से निकलता है, ठीक है। फिर एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट से कौन सा निकलता है तो एड्रिनल ग्रंथि निकलता है, सॉरी एड्रिनल हार्मोन निकलता है। इसका काम क्या होता है ये समझिएगा, एड्रिनल हार्मोन जो होता है उसी को बोलते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन को ही क्या कहते हैं लड़ो या क्या बोला जाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इस जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पता है सर कि लड़ो या उड़ो हार्मोन किससे निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से, लेकिन एड्रिनल ग्रंथि देकर ना देकर के ये ऑप्शन दूर दे दे कोर्टेक्स या मेडुला, तब तो सवाल फंस जाती है ना। तो उससे क्या होगा आपका यहाँ पर कि यहाँ से छाट पाइएगा कि लड़ो या उड़ो हार्मोन किससे निकलता है मेडुला से निकलता है, उसी को बोलता है एड्रिनल हार्मोन निकलता है, ठीक है। फिर पूछा जाएगा लाइफ सेविंग हार्मोन किससे निकलता है तो कोर्टेक्स से निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया था आपका एड्रिनल ग्रंथि के बारे में हो गया था, ठीक है। फिर इसके सवाल और बढ़ने वाले हैं, एक था आपका जनन ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि था जनन ग्रंथि। चलिए थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे जगह तो बनने वाली है नहीं। तो कौन सा ग्रंथि आएगा ग्रंथि का नाम आपका है जनन ग्रंथि। तो जनन ग्रंथि आपका एक नर में होगा और एक किस में होगा मादा में होगा, ध्यान दीजिएगा एक नर में होगा और एक किस में होगा मादा में होगा। तो लिखते हैं कौन सा ग्रंथि तो जनन ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि आपका जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि एक क्या होगा मादा में होगा और एक क्या होगा आपका नर में होगा, ठीक है। एक किस में होगा मादा में, एक क्या होगा नर में। देखिएगा ये मादा में 2 हार्मोन होता है, कौन कौन होता है ये भी देखिएगा, और एक किस में होता है नर में। तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि बताइए कि मादा में क्या पाया जाता है और नर में क्या पाया जाता है। पूछा जाता है एक सवाल इस तरह से एग्जाम में कि बताइए वृषण किस में पाया जाता है मादा में कि नर में। फिर पूछा जाता है अंडाशय यानी ओवरी किस में पाया जाता है कि मादा में कि नर में। तो ये सवाल में बहुत सारे व्यक्ति फंसते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा पूछेगा सबसे पहले वृषण, क्या पूछेगा कि वृषण, तो वृषण किसका पार्ट है ये नर का, किसके नर का। तो पूछेगा कि वृषण किसके अंतर्गत आता है तो नर जनन ग्रंथि के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर पूछेगा अंडाशय, क्या पूछेगा आपका अंडाशय, तो अंडाशय जो है किसके अंतर्गत आता है तो अंडाशय जो है मादा जनन ग्रंथि के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके प्रति आता है मादा जनन ग्रंथि के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा ये मादा जनन ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन निकलता है सर, तो मादा जनन ग्रंथि में कौन कौन हार्मोन निकलता है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मादा जनन ग्रंथि में देखिएगा, ठीक है।
मादा जनन ग्रंथि में ध्यान दीजिएगा। तो मादा जनन ग्रंथि में देखिएगा, तो मादा जनन ग्रंथि में कितना हार्मोन निकलता है? 2 हार्मोन। और नर जनन ग्रंथि में कितना हार्मोन निकलता है? 1 हार्मोन। तो पूछा था नर जनन ग्रंथि में कौन सा हार्मोन इसे निकलता है, तो पूछा जाता है इसमें तो कौन सा हार्मोन होगा? तो होगा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा। कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन। फिर से ध्यान दीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे निकलता है? तो नर जनन ग्रंथि से निकलता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उस तरह से मादा आ गया सर, तो मादा में कितना हार्मोन? 2 हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो पूछा जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे निकलता है? तो मादा जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके बाद ठीक आता है प्रोजेस्टेरोन के बाद आता है एस्ट्रोजन। कौन सा आता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा आता है? एस्ट्रोजन। सब पहला क्या आ गया? प्रोजेस्टेरोन, दूसरा क्या है? एस्ट्रोजन। ध्यान दीजिएगा। तो सवाल पूछे जाते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन किससे संबंधित है? नर जनन ग्रंथि से कि मादा जनन ग्रंथि से? तो इसका आंसर क्या होगा? मादा जनन ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, तो मादा जनन ग्रंथि कितने हार्मोन? 2 हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, और नर में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, फिब्रिलेशन किससे संबंधित है? तो नर जनन ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, फिर पूछेगा अंडाशय यानी ओवरी किससे संबंधित है? तो मादा जनन ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, तो ये सभी ग्रंथियाँ हम लोग जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़नी थी सबके सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद होगा आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसमें क्या होगा, जितने भी VVI इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाले सबको सब हम यहाँ पे बता दिया गया। ये कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इससे आप लोग एक सवाल भी बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को समझ पाए होंगे। तो आज यहीं तक हमारा क्लास रहने वाला है। ठीक है, तो आगे फिर क्लास किसी और टॉपिक का लेकर आने वाले हैं। तो आज तक यहीं, बाकी कल।